स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हमने शेड्यूल आज डाला था 5 बजे करंट अफेयर्स, तो आपने उसको पढ़ लिया होगा। अभी 7 बजे का टाइम है और 7 बजे हमने शेड्यूल में दिया था एग्रीकल्चर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश में कृषि। दोस्तों, मध्य प्रदेश आप सभी को पता है, जो मध्य प्रदेश राज्य है कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि प्रधान राज्य क्यों है? तो इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला, नदियों का मायका कहते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? नदियों का मायका। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ अगर कहीं पर हैं तो कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश राज्य में। कृषि डिपेंड करती है सिंचाई पर, वर्षा पर और मिट्टी पर। तो एक एक करके हम इन तीनों जो इसकी विशेषताएं हैं, इन तीनों को समझेंगे कि आखिर ऐसा मध्य प्रदेश में क्या है कि इसको 5 टाइम, कितने बार? 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसा क्या है? और दोस्तों, ये लगातार 5 बार है। ठीक है, लगातार 5 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको। 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। नदियों का मायका कहते हैं, यानी कि यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में हैं। अब इसको कृषि प्रधान राज्य कहते हैं, तो इसमें कुछ विशेषताएं भी होंगी कृषि से रिलेटेड। तो एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कृषि के लिए जो फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो पहला होता है फैक्ट मिट्टी, दूसरा होता है वर्षा, तीसरी होती है जलवायु। जलवायु और वर्षा एक ही चीज़ है वैसे। ठीक है, वर्षा, जलवायु, मिट्टी, और तीसरा होता है सिंचाई के साधन। क्या होता है? सिंचाई के साधन। तो मध्य प्रदेश में ये तीनों विशेषताएं उपस्थित होंगी, तभी तो इसको कृषि प्रधान राज्य कहते हैं। यहाँ पर कृषि, अच्छी कृषि होती है ना। तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले किसको समझें हम? मिट्टी को। दोस्तों, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट में हमने 50 क्वेश्चंस टेस्ट के रूप में दिए हैं, जिनका आप कमेंट में आंसर देते जाना। आपको 10-15 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए। उसमें आपको पहले खुद से आंसर करना है, उसके बाद फिर मिलाना है। ठीक है, उसी में हम आंसर भी बताते जाएंगे, लेकिन थोड़ा रुक करके। तो इसको आप टेस्ट को जरूर लगाना, और वो जितने भी फैक्ट हैं वो सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनते जाना, फिर वहाँ पर जाके रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला फैक्ट मैंने आपको क्या बताया? मिट्टी। मिट्टी, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आप सभी को पता है, काली मिट्टी, रेड येलो सॉइल और मिक्स्ड, और एलुवियल सोइल। एलुवियल मतलब कि जलोढ़ बोलते हैं दोस्तों इसको। ये ब्लैक है, जो कि काली मिट्टी है, जो कि 3 प्रकार की पाई जाती है यहाँ पर। नॉर्मल होती है, सामान्य काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो इस तरीके से 3 प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, और यहाँ पर पाई जाती मिक्स का मतलब ये होता है मिक्सचर। यहाँ पर जलोढ़ भी होगी, ब्लैक भी होगी, लाल पीली भी होगी, सभी प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जाएंगी। दोस्तों, अब इन मिट्टियों की कुछ विशेषताएं होंगी, है ना। हर एक मिट्टी अपनी एक अलग विशेषता लिए रहती है। जैसे काली मिट्टी किसके लिए सुटेबल होती है? तो ये होती है कपास और गेहूं के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में कपास और गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र आप बताओगे। जो लाल पीली मिट्टी होती है, ये सुटेबल होती है सबसे ज़्यादा चावल के लिए। तो आप बोलोगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो बोलोगे सर इस क्षेत्र में होता है। अभी जिलों की बात नहीं हो रही, सिर्फ क्षेत्र की बात हो रही है। फिर जिला वाइज भी बताएंगे। अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चावल होता होगा। यहाँ पर कपास और गेहूँ सबसे ज़्यादा होता होगा। एलुवियल सोइल में दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है सरसों। क्या होता है? सरसों, जिसे राई कहते हैं। तिलहनी फसल है सरसों। तो यहाँ पर सरसों सबसे ज़्यादा होती है एलुवियल सोइल में। यहाँ पर कपास और गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर चावल होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, कपास, गेहूँ और गन्ना, गन्ना भी इसी में शामिल कर लीजिए काली मिट्टी में। ठीक है, गन्ना भी सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होता है। तो ये 3 आपको याद रखना है। अब इसके बाद मिट्टी के बारे में आपको वर्षा के बारे में बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है, आपने देखा होगा धान के पेड़, पैडी फील्ड देखे होंगे। धान के पेड़
खेत देखे होंगे, उसमें ना जब तक वो खेत में धान लगी हुई है तब तक उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी भर देने के बाद भी अगर वो गर्म हो जाता है तो फिर से उसमें ठंडा पानी भरना पड़ता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर पानी पर डिपेंड है कोई खेती तो वो होती है धान, वो भी वर्षा वाला पानी। कौन सा वाला पानी? वर्षा के पानी पर डिपेंड होने वाली जो खेती है वो होती है धान या चावल। तो ये ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती होगी। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा चावल हो रहा है, सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या हो रही होगी? धान यानी कि चावल। फिर दूसरे नंबर पे आपको मैंने बताया कि अगर सिंचाई, सबसे ज़्यादा सिंचाई की बात की जाए कि सिंचाई सबसे ज़्यादा किस फसल में लगती है, तो आप बोलोगे सर गेहूं में। 8 सिंचाई, अगर किसी को आइडल गेहूं की खेती करनी है तो 8 सिंचाई मांगता है गेहूं। ठीक है, तो गेहूं की सिंचाई 8 बार करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा जो सिंचाई के साधन है कुआं और नलकूप है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किस संसाधन से होती है, तो आप बोलोगे कुआं और नलकूप से, और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। तो जो गेहूं है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ लिया हमने। फिर मैंने आपको एक बताया कौन सा, सबसे कम रेनफॉल। ये मैंने आपको रेनफॉल वाले उसमें वीडियो में बताया था कि यहाँ पर अरावली रेंज है, जो अरब सागर से आने वाली जो मानसून पवने हैं इनको रोकता नहीं है, डायरेक्ट जाने देता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है। यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी से आता है मानसून, इसको यहाँ पर मध्य प्रदेश की, आपको सब पता है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, महादेव की पहाड़ियाँ हैं यहीं पर। जो सतपुड़ा मैकल रेंज है इसमें बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, इसलिए ये जो पहाड़ हैं किसको रोक लेते हैं? बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को रोक लेते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये भी पूछा जाता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस मानसून से वर्षा होती है, तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, और शाखा की बात की जाए तो आपने अभी देखा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, तो वर्षा वाला वीडियो देख लेना, उसमें सब समझ में आ जाएगा। अभी अपन को सिर्फ ये समझना था, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है तो ये चावल का एरिया होगा। यहाँ पर एवरेज रेनफॉल हो रहा है तो सबसे ज़्यादा गेहूँ यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, वर्षा पे डिपेंड है ये चीज़ें, वर्षा पे। मिट्टी के बिहाव से मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता रहा हूँ किसके, रेनफॉल के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस डिवीज़न में होता है, किस फिजिकल डिवीज़न में होता है, तो आप बोलोगे कि मालवा प्लाटू में, मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। जिला पूछे तो होशंगाबाद, जो कि आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जिला पूछे तो होशंगाबाद में होता है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन, और फिजिकल डिवीज़न पूछे तो मालवा प्लाटू में होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। जो ये मध्य उच्च प्रदेश है यहाँ पर सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बघेलखंड के पठार में यहाँ पर गेहूँ चावल सबसे ज़्यादा होता है। इस तरीके से यहाँ पर आपको पता है कपास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, खंडवा खरगोन में। तो आगे ये सब कुछ पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ बेसिक आइडिया समझना था। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और 1000+ बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप हो सके तो नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला फैक्ट है दोस्तों, पहला फैक्ट क्या है कि मध्य प्रदेश बीज और फार्म विकास निगम, मध्य प्रदेश बीज और फार्म विकास निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1980 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। इसमें आप स्टार लगा लो दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश बीज और फार्म विकास निगम, स्थापना 1980, सन भी इम्पोर्टेंट है, और कहाँ है? तो भोपाल में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। कृषि प्रधान राज्य मध्य प्रदेश मैं आपको बता चुका हूँ। फिर खेती को लाभ का सौदा बनाने के लिए, खेती को लाभ का सौदा बनाने के लिए यहाँ पर कृषि कैबिनेट की गठन करने वाला जो मध्य प्रदेश है वो कृषि कैबिनेट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है।
देश का प्रथम राज्य है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना दोस्तों। जो मध्य प्रदेश है कृषि कैबिनेट का गठन करने वाला देश का प्रथम राज्य है। और ये क्यों किया गया था कृषि कैबिनेट का गठन? तो आप बोलोगे सर कृषि को लाभ का सौदा बनाने के लिए, मतलब इसको लाभ का धंधा बनाने के लिए कृषि को बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रीज में कृषि के जो रॉ मटेरियल होते हैं उनका यूज कर करके विनिर्माण के क्षेत्र में कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कृषि कैबिनेट का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। फिर इंदौर में भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई स्थापित की गई है, ये आप याद रख लेना। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो कृषि के क्या हैं क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? तो 7 हैं। मध्य प्रदेश को कृषि के 7 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। कितने दोस्तों? 7 मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र। ठीक है, कितने डिवीजन है दोस्तों? 7। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको याद रखना। अभी तक ये नहीं पूछा गया कौन कितने, मतलब डिवीजन के नाम तो नहीं पूछे गए हैं वन लाइनर में। ये पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, अब मैं एक एक करके इनका नाम ले देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इनकी लोकेशन दिखाऊंगा किसमें, मैप में, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। फिर पहला क्या है? ज्वार। कौन सा क्षेत्र, कौन सा प्रदेश है? ज्वार प्रदेश। दूसरा है दोस्तों चावल। तीसरा है चावल और कपास। चावल और कपास तीसरा है। चौथा है दोस्तों ओनली कपास। पांचवा है चावल कपास और जुआर। चावल कपास और जुआर। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। पहला क्या है? ज्वार। दूसरा चावल। तीसरा चावल कपास। चौथा कपास। पांचवा चावल कपास और ज्वार। ये कृषि क्षेत्र अगर आपको याद हो सकें तो बहुत अच्छी बात होगी दोस्तों। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसका मतलब इसका ये रहता है कि जैसे ज्वार के बारे में पूछा जा रहा है तो आप कम से कम ये तो तय कर सकते हो कि ये किस ज़िले की बात हो रही है। मैप में, अभी मैप में दिखाऊंगा तो आप मतलब बिना, अगर आपको याद नहीं भी रहेगा फैक्ट तो आप अंदाजे से लगा दोगे मैप की सहायता से। ठीक है, उसको आगे समझते हैं। ये कितने हो गए हमारे? 5 हो गए। फिर क्या है? गेहूं है और जुआर है। ठीक है, गेहूं जुआर है 6वें नंबर पे। और फिर है गेहूं और कपास। गेहूं और कपास। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे 7 डिवीजन किए गए हैं मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्रों के। ठीक है, अब इनको देखते हैं कहाँ पर, हम मैप में देख लेते हैं। इस मैप में देखेंगे सबसे पहला ज्वार का क्षेत्र आपको दिया हुआ, ओनली ज्वार है ये। ठीक है, गुना, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुर। देख सकते हैं दोस्तों, गुना, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुर। तो ये कहलाता है पहला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक करके फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख लेना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया जितना मैंने लगाया है। देखिए, गुना हो गया, शिवपुरी हो गया, पश्चिमी मुरैना हो गया और श्योपुर हो गया। ये किसका क्षेत्र है दोस्तों? तो आप बोलोगे ज्वार का। मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, पहले डिवीजन कर लेते हैं फिर लिखेंगे। ठीक है, पहला डिवीजन कर लिया। दूसरा है चावल का क्षेत्र। तो संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश, शहडोल, मंडला, सीधी, जबलपुर, ये वाला क्षेत्र है। जबलपुर को भी ले लीजिए। जो ये वाला क्षेत्र है ये कहलाएगा आपका चावल डिवीज़न। ठीक है, लिखते नहीं है अभी इसको डिवीज़न। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा करो दोस्तों चावल और कपास। तो खंडवा खरगोन, खंडवा खरगोन है, ये है तीसरा डिवीज़न। चौथा है दोस्तों कपास। कपास में कौन आता है? खंडवा, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, धार, झाबुआ। यानी कि जो पांचवा है ये कौन सा था? तीसरा चावल और कपास था। चौथा है दोस्तों कपास का क्षेत्र। तो कपास का क्षेत्र क्या लगा दिया अपन ने? खंडवा, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, धार, झाबुआ, ये रहा। ठीक है, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन। तो ये जो क्षेत्र रहेगा ये आ जाएगा हमारा किसमें? ये आ गया चौथे नंबर पर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 2 डिवीज़न, एक के अंदर 2 डिवीज़न हो गया। तो दोस्तों जो ओनली कपास की बात हो रही है, देखिए बड़वानी अलग हुआ है किससे? खरगोन से। मैंने आपको बताया था डिवीज़न जब आपको बताए थे डिस्ट्रिक्ट के। खंडवा खरगोन से अलग हुआ है बड़वानी और खंडवा से अलग हुआ है कौन? बुरहानपुर। तो दोस्तों
अगर यहाँ पर कपास होती है खरगोन में तो बड़वानी में भी होती होगी क्योंकि उसी से तो बना है। खंडवा में भी होती होगी। अगर झाबुआ में कपास होती है तो अलीराजपुर में भी होती है। ये जो पूरा मालवा का क्षेत्र है दोस्तों, ये कपास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में तो है ही, विश्व में, क्योंकि यहाँ पर एक अद्भुत नीले कलर का पाया जाता है कपास। ठीक है, तो इसको याद रखना, जो मालवा का ये क्षेत्र है इसमें कपास आप आराम से लगा सकते हो। अब जो चावल और कपास में थे वो खंडवा खरगोन स्पेशली डिवीजन उसका किया गया है, क्योंकि खंडवा खरगोन आप देख सकते हो सतपुड़ा मैकल रेंज पर आता है। और मैंने आपको बताया था ये जो सतपुड़ा मैकल रेंज है ये चावल की रेंज है पूरी, यहाँ से यहाँ तक इसमें चावल होता ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर चावल खंडवा खरगोन को स्पेशली चावल भी उसमें ऐड किया गया है। और कपास में क्या आ गया, पूरा का पूरा मालवा क्षेत्र आ गया। ठीक है, अब गेहूं और ज्वार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मालवा व बुंदेलखंड का पठार आप सभी को पता है, जो ये पूरा का पूरा मालवा है, ये क्या है, पूरा का पूरा मालवा का एरिया है, ये नर्मदा सोन घाटी का ऊपर। और जो बुंदेलखंड है तो आपको सभी को पता है ये कहलाता है उत्तरी बुंदेलखंड, और ये कहलाता है आपका दक्षिणी बुंदेलखंड, जो कि ये है। ठीक है, तो ये किसका क्षेत्र हो गया दोस्तों, तो इसको एक ही समझना आप लोग। ठीक है, इसको आपको एक ही समझना है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये, गेहूं और ज्वार का। इस तरीके से हमारे हो गए 5 हो गए। अब छठवां क्या है दोस्तों, छठवां है चावल कपास और ज्वार। देखो मैंने आपको अभी अभी बताया, लॉजिक समझाया है ना, कि यहाँ चावल का क्षेत्र है। ठीक है, तो जो ये बीच का क्षेत्र आपको यहाँ पर बचा हुआ दिख रहा है, बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी, ये क्षेत्र आपको बचा हुआ दिख रहा है ना, तो ये किसका क्षेत्र होगा दोस्तों, यहाँ पर एक तो चावल होगा, क्योंकि सतपुड़ा मैकल में है तो चावल सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद काली मिट्टी है तो कपास होगा, फिर ज्वार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों का क्षेत्र है, ये तीन बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी, इनको याद रखना, ज्वार चावल कपास, ये क्षेत्र हो गया। फिर है गेहूं और कपास, तो मंदसौर नीमच उज्जैन शाजापुर देवास राजगढ़, जो ये मालवा का ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा का पूरा गेहूं और कपास में आ जाएगा, गेहूं और कपास। अब दोस्तों, अब आप ये 7 डिवीजन तो इतना याद कर लोगे। अब मैं आपको एक बताता हूँ मोटा मोटा फैक्ट। ठीक है, ये तो अपनी हो गई क्या, ये ज्ञान हो गया। अब आपको मैं मोटा फैक्ट बता देता हूँ सीधे से, जो आपको याद रखने में आसानी होगी। देख लेते हैं डिवीज़न वाले मैप में। इसमें दोस्तों ये जो मालवा का क्षेत्र है, ये जो मालवा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर आपको लगाना है गेहूं कपास। ठीक है, अब जो ये नर्मदा सोन घाटी वाला पार्ट है, यहाँ पर इसके ये नीचे वाला पार्ट, तो मैंने बताया सतपुड़ा मैकल रेंज पे आपको क्या बताया, चावल पेटेंट बता दिया, कौन सा, चावल। अब यहाँ क्योंकि ब्लैक सोइल भी पाई जाती है तो गेहूं। ठीक है, और ज्वार, ये वाला क्षेत्र हो गया गेहूं चावल और ज्वार का। यहाँ पर चावल है, लाल पीली मिट्टी से ही समझ गए थे, यहाँ पर पूरा का पूरा चावल है, प्योर चावल। और जो बुंदेलखंड एरिया है, ये वाला और ये वाला एरिया, इसमें क्या है, बुंदेलखंड एरिया में तो गेहूं और ज्वार है। यहाँ पर भी क्या है, गेहूं और ज्वार। इस तरीके से आपको पूरे के पूरे मध्य प्रदेश का डिवीजन कर लेना है दोस्तों। चलिए, इतना हमने समझ लिया है, बहुत है, सफिशियंट है। अब इसके बाद समझ लेते हैं नदियों के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो मध्य प्रदेश क्योंकि नदियों का मायका है, इसलिए यहाँ पर जो खेती है सिंचाई के माध्यम से सबसे ज़्यादा होती है। वर्षा पर ज़्यादा डिपेंड नहीं है, किस पर है, सिंचाई पर। और सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, नलकूपों और तालाबों से। ठीक है, नलकूपों और तालाबों से सिंचाई होती सबसे ज़्यादा। बहुत ज़्यादा डैम बने हुए हैं यहाँ पर, परियोजनाएं चल रही हैं, ये सब आगे आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब देख लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख कृषि योजनाएं। भावांतर भुगतान योजना का नाम आपने सुना होगा, ये 2017 से स्टार्ट की गई थी। जो मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख कृषि योजना है, इनमें पहली कौन सी है, भावांतर भुगतान योजना। उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु सागर जिले में शुरू की गई थी। तो भावांतर योजना 100+ पूछा जा चुका है, शुरू कहाँ से हुई, सागर जिले से। किस लिए थी ये, उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु। ठीक है,
फिर इसके बाद 2016 की है मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना। मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई थी। इसकी विशेषता क्या है, तो ये आपदा रोगों के लिए बीमा करती है। सीहोर जिले से शुरू हुई थी और प्रीमियम भुगतान करती है। रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, बागवानी के लिए 5%। ये कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ आप इतना याद रखना कि मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना 2016 से स्टार्ट हुई, सीहोर जिले से स्टार्ट हुई और इसमें आपदा रोगों के लिए बीमा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, कृषि अनुसंधान क्षेत्र देख लेते हैं दोस्तों। पहले आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिर मैं इनकी एक एक करके लोकेशन बता दूंगा। दोस्तों, गन्ना अनुसंधान नरसिंहपुर, कपास खरगोन, धान है बड़वानी, आम कहाँ, तो रीवा में। मतलब कि ऐसे पूछा जाएगा, शुगर कैन रिसर्च सेंटर या गन्ना रिसर्च सेंटर आप कहाँ हैं, तो बता दोगे नरसिंहपुर में है। कपास अनुसंधान कहाँ पर है, खरगोन जिले में। फिर धान का रिसर्च सेंटर बड़वानी, आम का रिसर्च सेंटर दोस्तों रीवा में है। गेहूं का रिसर्च सेंटर, ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, ये पवार खेड़ा में है। ठीक है, पवार खेड़ा जो कि होशंगाबाद जिले में आता है, इसको याद रख लेना अलग से दोस्तों, पीडीएफ में क्लियर कर देंगे। होशंगाबाद दोस्तों, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप सिंपल सा लिंक मिल जाएगी किसकी, टेलीग्राम की, ज्वाइन हो जाइएगा। एमपी अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अंगूर का रिसर्च सेंटर दोस्तों रतलाम में है। बोरलाग गेहूं एवं मक्का खमरिया जबलपुर में है। सोयाबीन का रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये इंदौर में है। कपास का खरगोन और तुलसी शोध का चित्रकूट सतना जिले में है। एक एक करके आप पूरे मैप में देख लो। ठीक है, मैप में देख सकते हैं दोस्तों अपन लोग, ये वाले मैप में ऊपर से चलना। ठीक है, कहाँ से, ऊपर से। सबसे पहला आपने रिसर्च सेंटर अगर ऊपर किसी में देखा होगा तो कहाँ देखा है आपने दोस्तों, सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पर कि जो नरसिंहपुर जिला है, यहाँ पर रीवा से देखते हैं, रीवा से। ठीक है, यहाँ आम का रिसर्च सेंटर गोविंदगढ़ में है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ में आम का रिसर्च सेंटर है। फिर दूसरा आपने कहाँ पर देखा, आप बोलोगे सर नरसिंहपुर में देखा। नरसिंहपुर में किसका देखा दोस्तों, गन्ना का रिसर्च सेंटर देखा। इसके बाद जबलपुर में क्या देखा, जबलपुर के खमरिया में तो बोरलॉग, क्या, बोरलॉग और मक्का का इंटरनेशनल मक्का अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। बोरलॉग रिसर्च सेंटर भी कहाँ पर है, तो जबलपुर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो एग्रीकल्चर के लिए जो पहली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था, जबलपुर जिले में है। यहाँ पर कृषि के सारे हेडक्वार्टर्स आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, कृषि। ठीक है, कृषि से रिलेटेड ज़्यादातर फैक्ट आपको मिलेंगे जबलपुर से। फिर हमने और क्या बताया, अब कुछ इस तरफ देख लेते हैं। चावल का रिसर्च सेंटर मैंने आपको बताया बड़वानी में, बताया था दोस्तों। और देख लीजिए दोस्तों, रतलाम में क्या बताया आपको, अंगूर का रिसर्च सेंटर बताया। अंगूर रिसर्च सेंटर कहाँ पे बता दिया मैंने आपको, रतलाम में। और देखो दोस्तों, कहाँ पर हमने देखा, होशंगाबाद में एक देखिए, कौन सा, पवार खेड़ा। पवार खेड़ा, होशंगाबाद के पवार खेड़ा में गेहूं का रिसर्च सेंटर है। किसका दोस्तों, गेहूं का रिसर्च सेंटर है। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अलग से बताया गया है। कौन सा, गन्ना रिसर्च सेंटर नरसिंहपुर, आम का रिसर्च सेंटर रीवा, नॉर्मन बोरलॉग रिसर्च सेंटर जबलपुर, गेहूं अनुसंधान केंद्र पवार खेड़ा होशंगाबाद, अंगूर का रतलाम में है, चावल का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, बड़वानी में। ठीक है, इस तरीके से कपास खरगोन दोस्तों, कपास रिसर्च सेंटर एक सेकेंड, कपास और यहाँ पर इंदौर रहेगा ना, इंदौर में किसका है दोस्तों, सोयाबीन का रिसर्च सेंटर, सोयाबीन का रिसर्च सेंटर इंदौर में। और कपास के लिए कहाँ चले जाओगे आप लोग, खरगोन चले जाना। तो इस तरीके से इतने आपको याद रख लेना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको 2-3 बार आप पढ़ोगे, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं कि ये पूरे के पूरे अपन ने फैक्ट वहाँ पर देख लिए हों, कोई रह तो नहीं गया। कपास खरगोन सोयाबीन, तुलसी शोध नहीं बताया। ठीक है, तुलसी शोध नहीं बताया, तो तुलसी शोध देख लीजिए, सतना जिले में आता है। यहाँ पर चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़ वाला है सतना, सतना जिले में आता है क्या, तुलसी शोध संस्थान। तुलसी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो सतना जिले में। ठीक है, अब दोस्तों इतना आपको याद हो जाएगा। चलिए,
मध्य प्रदेश कृषि संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया 1980 का, कौन सा, मध्य प्रदेश बीज और फार्म विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भोपाल में है। ठीक है, अब हेडक्वार्टर याद रखना इनके। राज्य में कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान 2006 भोपाल, राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल, कृषि उद्योग विकास निगम भोपाल, JLN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1964 में एस्टेब्लिश है, कहाँ पर, जबलपुर। और RMVRS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी जबलपुर में है। ठीक है, फिर है एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर में, जो एग्रीकल्चर का कॉलेज है दोस्तों, ये महाविद्यालय, ठीक है, ये कहाँ पर है, ग्वालियर में। फिर है इसके बाद मध्य प्रदेश प्रमुख नदी लिंक परियोजनाएं। नदी लिंक परियोजनाएं बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहती हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, दो नदियां हैं, मान लीजिए इसमें बहुत ज़्यादा जल है, इसमें कम जल है, तो क्या किया जाता है, इन नदियों को जोड़ दिया जाता है ताकि ज़्यादा नदी का जल किस में आ जाए, कम नदी में, जिससे ये नदी सूखती नहीं है और 12 महीने प्रवाहित होती रहती है। तो इनको याद रखना। केन बेतवा लिंक उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के लिए है। नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक देवास और उज्जैन आदि के लिए है। माही नर्मदा लिंक, ये माही कहाँ पर है, धार जिले में आती है माही नदी, और नर्मदा नदी इसको लिंक किया जा रहा है। ठीक है, नर्मदा और माही को लिंक किया जा रहा है। तो ये कुछ हमारी नदी लिंक परियोजना है, याद रखना। केन बेतवा लिंक, नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक और माही नर्मदा लिंक। नेक्स्ट है दोस्तों चंबल नदी घाटी, राज्य की पहली 1964 राजस्थान संयुक्त है। ये चंबल घाटी जो राज्य की पहली परियोजना है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त है। कहाँ पर है दोस्तों, कौन सी है ये, तो ये है गांधी सागर। ठीक है, ये मंदसौर जिले में आती है। आपसे पूछा जाए कि गांधी सागर परियोजना किस जिले में आती है, मंदसौर में। 1954 में स्टेब्लिश है, मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। ठीक है, सिंचाई के लिए, सिंचाई और विद्युत का उत्पादन दोनों होता है। फिर इसका कोड मैंने आपको बताया था, गरज। गा से क्या होता है, गांधी सागर, रा से राणा सागर, जा से जवाहर सागर। ये जो राणा सागर और जवाहर सागर हैं, दोनों की दोनों राजस्थान स्टेट में हैं, तो इनको ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है गांधी सागर परियोजना, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की पहली है, इसलिए इसका सन भी इम्पोर्टेंट है। फिर है इसके बाद कोटा बैराज नर्मदा घाटी पर, नर्मदा घाटी 1984। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना जाए। इंदिरा सागर 1984 सबसे बड़ी पुनासा खंडवा में है। तो जो इंदिरा सागर परियोजना है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। इसको याद रखना। कब स्टेब्लिश हुई, 1984 में स्टेब्लिश हुई। कहाँ है इंदिरा सागर परियोजना, तो पुनासा खंडवा जिले में। ठीक है, इसके बाद सरदार सरोवर भड़ौच में है। सरदार सरोवर कहाँ है, भड़ौच में। और महेश्वर कहाँ पर है, महेश्वर परियोजना खरगोन जिले में आती है। ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में आती है। अभी मैं आपको इसको मैप की सहायता से दिखाऊंगा, जिससे आपको याद हो जाए। अवंतीबाई सागर बरगी 1974 जबलपुर में है। और तवा नदी परियोजना 1958 रानीपुर होशंगाबाद में है। पेंच परियोजना पेंच नदी पर छिंदवाड़ा में। उर्मिल परियोजना उत्तर प्रदेश संयुक्त उर्मिल नदी पर छतरपुर में। ठीक है, और वारना परियोजना कहाँ पर है, रायसेन में है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। रायसेन में वारना नदी परियोजना, छतरपुर में उर्मिल नदी परियोजना, छिंदवाड़ा में पेंच नदी परियोजना, अवंतीबाई सागर जबलपुर और तवा नदी परियोजना रानीपुर होशंगाबाद में। ठीक है, 1958 की है। तवा का जो पुल है वो सबसे बड़ा पुल है मध्य प्रदेश का, तो इसको याद रखना। 1.3 किलोमीटर है। 1958 में ये परियोजना बनी थी। ठीक है, अवंतीबाई सागर बरगी डैम, ये कहाँ पर है, तो जबलपुर में। 1974 में इस्टेब्लिश। ओमकारेश्वर खंडवा महेश्वर खरगोन। सरदार सरोवर भड़ौच, ये गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त है। इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर है, खंडवा में। 1984 में इस्टेब्लिश है। कोटा बैराज नर्मदा नदी घाटी परियोजना 1984 में इस्टेब्लिश। गांधी सागर मंदसौर जिले में है। नीमच जिला लाभान्वित है, लेकिन पूछी कहाँ की जाएगी, मंदसौर की। ठीक है, जवाहर सागर कोटा में है और राणा सागर भी कोटा में है, जो कि ये चंबल नदी पर है। नदी भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा सागर, ये तीनों चंबल नदी पर है। कोटा बैराज, इसी को राणा सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1984 में 2600 मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पादन होती है। इंदिरा सागर डैम किस नदी पर है, तो ये है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर नर्मदा नदी। महेश्वर नर्मदा नदी। ओमकारेश्वर नर्मदा।
अवंतीबाई सागर ये बरगी नदी पर है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। बरगी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है और बरगी नदी पर डैम बना हुआ है। फिर है तवा नदी परियोजना, तो तवा नदी पर है दोस्तों। पेंच नदी, पेंच परियोजना कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में पेंच नदी पर है। इसी के बाद जो उर्मिल परियोजना है ये उर्मिल नदी पर छतरपुर में है। और जो वारना परियोजना है ये नर्मदा की सहायक नदी वारना नदी पर रायसेन पर है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। फिर है बाण सागर परियोजना, आप सभी को पता है शहडोल जिले में आती है, सोन नदी पर है ये। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें 3 स्टेट शामिल हैं, एमपी, यूपी और बिहार स्टेट। ये तीनों स्टेट शामिल है किसमें? बाण सागर परियोजना में। तो इनको याद रखना। कहाँ पर है? शहडोल में जोवट परियोजना। हथनी नदी पर धार, जो जोवट परियोजना है ये कहाँ पर है? हथनी नदी पर है और ये धार जिले में है, ठीक है। जोवट परियोजना याद रखना, पूछी जाती है। जो हथनी नदी है ये भी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इस पर परियोजना है कौन सी? जोवट परियोजना। अलीराजपुर में दोस्तों अटल सागर सिंध नदी, शिवपुरी में रानी लक्ष्मीबाई माता टीला बेतवा नदी पर। तो इसको भी देख लो, अटल सागर जो परियोजना है अलीराजपुर में है। अटल सागर परियोजना किस नदी पर? सिंध नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई माता टीला बेतवा, इसी को बोलते हैं केन बेतवा लिंक। रानी लक्ष्मीबाई माता टीला डैम, तो ये पूछा जाता है माता टीला डैम किस नदी पर है? बेतवा नदी पर, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना, इसी को बोलते हैं माता टीला डैम, ठीक है। तो ये किस नदी पर? बेतवा नदी पर है और ये शिवपुरी जिले में आती है। शिवपुरी जो कि ग्वालियर संभाग में था। तो इस तरीके से हमने दोस्तों सभी की सभी क्या पढ़ ली हैं? परियोजनाएं। अब मैं आपको मैप की सहायता से कुछ रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जो हमारा मैप है एमपी का, इसमें हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले कौन सी पढ़ी? तो सबसे पढ़ी रानी लक्ष्मीबाई या माता टीला। यहाँ पर मैं बोलते जा रहा हूँ, एक लिखूंगा नाम, ठीक है। माता टीला परियोजना किसमें? बेतवा नदी पे, शिवपुरी। फिर एक है चंबल परियोजना जो कि मुरैना जिले में है। कौन सी परियोजना है? चंबल परियोजना। ये सिंचाई परियोजना, इसमें विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। चंबल परियोजना कहाँ लगाओगे? मुरैना लगा देना। इसके बाद दोस्तों छतरपुर में आपने कौन सी पढ़ी थी? उर्मिल। कौन सी दोस्तों? उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर छतरपुर में पढ़ी थी। शहडोल में आपने कौन सी पढ़ी है दोस्तों? सोन नदी, ठीक है। बाण सागर जो बोलते हैं ना, बाण सागर परियोजना। मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, इन तीनों स्टेट की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। फिर आपने कौन सी पढ़ी दोस्तों? इसके बाद एक पढ़ी थी लिंक परियोजनाएं, भी बता देता हूँ। केन बेतवा लिंक, ये कहाँ पर है? तो केन बेतवा लिंक भी माता टीला डैम के पास में ही है। और कौन सी पढ़ी दोस्तों? एक एक करके करते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो श्योपुर में कोई सी भी नहीं थी। अच्छा हाँ, चंबल की 3 पढ़ी थी। गरज कोट था ना। तो गांधी सागर कहाँ है? इसमें गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे। बाकी की जो रा से राणा सागर और जा से जवाहर सागर हैं, वो दोनों कहाँ पर हैं? तो वो हैं राजस्थान जिले में, स्टेट में, ठीक है। फिर और कौन सी पढ़ी दोस्तों आप लोगों ने? फिर इसके बाद पढ़ी है तबा नदी परियोजना। कहाँ पर? होशंगाबाद। तबा नदी परियोजना जो जितनी इंपॉर्टेंट है कम से कम उनको रिवाइज करना, ठीक है। तबा नदी परियोजना आपने पढ़ी कहाँ पर? होशंगाबाद में। खंडवा में कौन सी पढ़ी दोस्तों? इंदिरा गांधी सागर, इंदिरा सागर डैम। कहाँ पर पढ़ा आपने? ये पढ़ा खंडवा में। जबलपुर में कौन सी पढ़ ली दोस्तों? बरगी, बरगी नदी पर है, याद रखना। नर्मदा नदी पर नहीं है, ये बरगी नदी पर है। कौन सी? वर्गी डैम या रानी अवंतीबाई सागर जल विद्युत परियोजना है जबलपुर में, और ये किस नदी पर है? तो बरगी नदी पर, ठीक है। ये याद रख लेना। फिर एक पढ़ी आपने छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में क्या पढ़ा दोस्तों? पेंच परियोजना। पेंच नदी पर ही है ये पेंच परियोजना, जो कि छिंदवाड़ा जिले में आती है। फिर एक कौन सी पढ़ ली आपने दोस्तों? छिंदवाड़ा हो गई, होशंगाबाद हो गई, खंडवा हो गई। आपने पढ़ा एक महेश्वर, महेश्वर परियोजना पढ़ी दोस्तों। कहाँ पर है ये? खरगोन में, ठीक है। तो ये खरगोन है, यहाँ पर है महेश्वर परियोजना। एक पढ़ी दोस्तों आपने कौन सी? ओमकारेश्वर परियोजना। तो ओमकारेश्वर भी कहाँ पर है? आपका खंडवा में है। ओमकारेश्वर कहाँ पर है? खंडवा में, ओमकारेश्वर। तो इस तरीके से दोस्तों इतनी आपने अगर याद कर ली तो ये भी सफिशियंट हो जाती हैं, ठीक है। इतनी अब चूंकि जगह नहीं है इसलिए आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से मैप में बिल्कुल बैठा लेना।
मेरा मानना यह है कि अगर आप मैप में परियोजनाओं को लिख लो एक बार बड़े से मैप में, ठीक है, बना के उसको 4 बार देख लो, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने समझ लिया परियोजनाओं को। अब चलते हैं किसकी तरफ, अब चलते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की फसलों की किस्में। ठीक है, मध्य प्रदेश की फसलों की किस्में देखते हैं दोस्तों। सरबती गेहूं बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछा जाता है, सरबती सुजाता। सरबती क्यों पूछा जाता है? मध्य प्रदेश जो है इसका क्या करता है, निर्यात करता है। तो सरबती सुजाता लोकमन, इनको याद रखना। धान में क्या याद रखोगे, X1 R1 R2 R4 R5, आर आ जाए R1 R2 R4 R5 R10 R11 R12 और X1 ये किसकी हैं, धान की। तो आर लगा के 1 2 4 5 10 11 12 ये तो बन ही जाएगा। X1 को याद रखना धान में। ठीक है, सोयाबीन की कुछ किस्में दी हुई हैं, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, अंकुर, गौरव, दुर्गा, जवाहर, जेएस और NAC। मोस्टली याद रखना जवाहर, दुर्गा, गौरव और अंकुर को, ये पूछी गई हैं। ठीक है, सोयाबीन की किस्मों में अंकुर, गौरव, दुर्गा, जवाहर ये पूछी गई हैं। और क्या है, JS 93, JS 335 और NAC। ठीक है, अलसी ये जवाहर नाम से आती हैं, जवाहर 1, जवाहर 7, जवाहर 17, जवाहर 552। चना की दोस्तों ग्वालियर, उज्जैन, JP आदि नामों से। अरहर में प्रभाव मुक्ता, तो ये सब पूछा नहीं गया है, सिर्फ आपको किसको याद करना है, धान की, गेहूं की और सोयाबीन की। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में फसलों का वर्गीकरण मौसम के आधार पर, किस आधार पर, मौसम के आधार पर किया गया है फसलों का वर्गीकरण। इनको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मौसम के आधार पर, किसके, मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। इस तरीके से आप मेंस में भी लिख सकते हैं किसी एग्जाम के। ठीक है, मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण लिखोगे ऊपर, इस तरीके से 3 आपको बना देना है। फिर यहाँ पर एक लिखोगे रबी, एक लिखोगे खरीफ और एक लिखोगे क्या, जायद। ठीक है, इस तरीके से मौसम के आधार पर मध्य प्रदेश की फसलों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है जायद। तो रबी की फसल कब उगाई जाती है दोस्तों, ये आपको अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है। खरीफ कब उगाई जाती है दोस्तों, तो आपको पता है बरसात के जून जुलाई के महीने में। और जो जायद फसलें हैं ये अभी मार्च अप्रैल में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इनका आपको क्या याद रख लेना, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड याद रख लेना, अक्टूबर नवंबर। और खरीफ की फसल जून और जुलाई। जायद की फसल में क्या बताया मैंने, मार्च और अप्रैल। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये समय हो गया। अब इन फसलों में क्या क्या आता है, इंपॉर्टेंट समय तो है, समय तो 1000 टाइम पूछा गया है इनका, इससे भी ज़्यादा बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल किस में आती है। तो दोस्तों अगर आप किसानी से जुड़े हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना है कि अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल बोई जाती है। तो इसमें गेहूं बोया जाता है, चना बोया जाता है, मटर बोया जाता है, राई बोई जाती है, सरसों बोई जाती है, अलसी बोई जाती है और मसूर बोई जाती है। इस तरीके से याद रखना। मतलब अगर आपको टाइम पीरियड याद है तो आपसे ये बन जाएगा कि रबी की फसल में कौन सी फसल बोई जाती है। कौन कौन सी बताई, रिपीट करता हूँ, गेहूँ, चना, मटर, राई, सरसों, अलसी एंड मसूर। ठीक है, खरीफ में देख लेते हैं दोस्तों। तो मैंने क्या बताया टाइम इसका, जून जुलाई, बरसात के टाइम पर। ठीक है, खरीफ, तो खरीफ में दोस्तों सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, मूंग, तुअर, ज्वार, मक्का और चावल। 1000 टाइम क्या पूछा गया है, चावल, गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, तो इनको याद रखना, मक्का, चावल, सोयाबीन, कपास, गन्ना और मूंगफली ये कौन सी फसलें हैं, तो खरीफ की फसलें। आप इन तीनों में से एक को याद कर लो, क्योंकि जायद में तो आपको पता है सब्जी भाजी आनी है इसमें, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, गिलकी, अर्थात सब्जी वाली फसलें कहाँ आ जाएंगी,
जायद में, तो जायद को तो कभी पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ टाइम याद रखना मार्च अप्रैल, ठीक है। आप रबी की पूरी याद कर लो तो जो बाकी की बचेंगी कहे में चली जाएंगी, खरीफ में, तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं खरीफ की एक बार और बता देता हूँ। सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, मूंग, तुअर, ज्वार, मक्का, चावल आदि, ठीक है। इस तरीके से जायद में आपको बता दिया मैंने, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, गिलकी अर्थात सब्जी वाली सभी फसलें पाई जाती हैं जायद में। तो ये हमने पढ़ लिया मध्य प्रदेश का फसलों का वर्गीकरण किसके आधार पर, मौसम के आधार पर। अब उपयोग के आधार पर, किसके, उपयोग के आधार पर। सेकंड क्या है दोस्तों, उपयोग के आधार पर है। इसको उपयोग के आधार पर दो डिवीजन किए गए हैं। पहला कौन 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 सा है, व्यापारिक। व्यापारिक का मतलब होता है जिनका आप एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं वो फसलें होंगी व्यापारिक। और खाद्यान्न फसलें जिन्हें आप खाने में यूज करते हैं, मतलब इतनी होती हैं कि सिर्फ खा ही सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो खाद्यान्न फसलों में आ जाएंगी वो। और कुछ फसलें जैसे कि सरबती गेहूँ मैंने बताया आप एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों में, तो वो व्यापारिक फसल हो जाएगी, ठीक है। ऐसी फसल जो व्यापारिक फसलें होती हैं उनको उनके उत्पादन का बढ़ावा दिया जाता है कृषि कैबिनेट के थ्रू। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जिसने कृषि कैबिनेट गठन किया है। वो इन्हीं व्यापारी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देता है, ताकि अधिक से अधिक एक्सपोर्ट होगा तो विदेशी मुद्रा मध्य प्रदेश आएगी, ठीक है, इससे यहाँ की इकोनॉमी ग्रोथ होती है। तो चलिए दोस्तों व्यापारिक फसलें देख लीजिए, इसमें क्या क्या है। व्यापारिक फसलें, अफीम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अफीम उत्पादक जिला मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है, तो आप बोलोगे सर झाबुआ जिला है। पढ़ा चुका हूँ दोस्तों मैं ये सब, झाबुआ जिले में डिस्ट्रिक्ट वाइड भी पढ़ाए हैं, तो उसमें भी देखते जाना। क्या है, आप इतने तरीके से यहाँ पर हम पढ़ा चुके हैं आपको कि हर फैक्ट आपको रिपीट हो रहा है। अफीम कहाँ, झाबुआ में। दूसरा क्या है, पटसन। तीसरा क्या है, कपास। कपास के लिए कौन फेमस है, खंडवा खरगोन, इनको सुनहरे जिले कहते हैं। कपास। गन्ना, दोस्तों गन्ना यूज होता है शक्कर बनाने में, ठीक है, तो शुगर के प्रोडक्शन में यूज होता है गन्ना, इसलिए ये व्यापारिक फसल है। तंबाकू मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी गई है, तंबाकू फेवरेट ठीक है। और सोयाबीन, तिल, अलसी। सोयाबीन, सोयाबीन 60% कहाँ पर प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का, मध्य प्रदेश करता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भारत का 60% सोयाबीन उत्पादन होता है। अगर फिजिकल डिवीजन पूछा जाए तो मालवा, मालवा मालवा जो क्षेत्र है, मालवा का प्लाटू है, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। जिला पूछा जाए तो उज्जैन, और रिसर्च सेंटर मैंने कहाँ बताया, इंदौर में, ठीक है। तो सोयाबीन हो गया और अलसी हो गई। दोस्तों अलसी के उत्पादन में मध्य प्रदेश एक नंबर पर है, इसलिए इतनी जो फसलें हैं ये कहलाती हैं व्यापारिक फसलें। किसी को याद करने की जरूरत है क्या, आपको पता है अफीम दवाइयाँ बनती हैं इससे, मंदसौर में उगाया जाता है। पटसन, कपास, कपास से आपको पता है कपड़े बनते हैं, ठीक है। गन्ना से क्या बनता है, चीनी बनती है। अलसी से तेल बनता है। तंबाकू तो बहुत ही ज़्यादा यूज होती है। सोयाबीन, और सोयाबीन क्या होता है, इससे भी तेल बनता है, प्लस ये दाल के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना व्यापारिक फसलें। अब कुछ बात कर लेते हैं किसकी, खाद्यान्न फसलों की, ठीक है। तो खाद्यान्न फसलों में क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, गेहूँ। खाते क्या हैं अपन लोग, जो खाते हैं वही यहाँ पे डाल दो, गेहूँ, रोटी खाते हैं गेहूँ। दोस्तों चावल खाते हो, हाँ। ज्वार खाते हो दोस्तों, हाँ, जब डॉक्टर बोल देता है तो ज्वार खाना पड़ा था। मक्के की रोटी खाई है किसी ने, हाँ खाई है। चना की रोटी खाई है किसी ने, हाँ दोस्तों चने की रोटी भी खाई है। चने की दाल भी कभी 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 खाने को मिल जाती है। बाजरा किसी ने ना खाया होगा शायद, बाजरा को पिसवा के उसके आटे का कुछ बनता है ना वो, तो ये भी खाद्यान्न में आता है। दालें, दाल सब लोग खाते हैं, ठीक है, दाल चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं अपन लोग। तिलहन, तिलहन मतलब तेल वाली, ठीक है, तिलहन। तो इस तरीके से आप याद रखना, गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, दाल, तिलहन, चना और बाजरा, ये सब किस में आएंगे, आपकी खाद्यान्न फसलों में। एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली फसल व्यापारिक फसल, किस आधार पर है, ये उपयोग के आधार पर। व्यापारिक में अफीम, पटसन, कपास, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन, तिल, अलसी। खाद्यान्न में क्या आएगा, गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, चना, बाजरा, दालें और तिलहन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, दो डिवीज़न हो गए आपके किसके,
फसलों के। ठीक है, कितने डिवीजन पढ़ लिए दोस्तों? एक तो मध्य प्रदेश के 7 प्रमुख कृषि क्षेत्र पढ़ लिए, मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण पढ़ लिया, उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण पढ़ लिया, ये तीनों पढ़ लिए। ठीक है, इसको बिल्कुल याद मत, बिल्कुल भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शीर्ष उत्पादक जिले यहीं पर इसी मैप में। ठीक है, तो इंदौर इंदौर कहाँ पर है दोस्तों? ये रहा। यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आलू का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन। आलू कहाँ? इंदौर। खरगोन में क्या? मिर्च। मिर्च यहाँ की जो चाचा मिर्च है, ठीक है, चाचा मिर्च, इसको पेटेंट भी मिलने वाला है, जीआई टैग मिलेगा इसको। ठीक है, तो इसको याद रखना। मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? अच्छे से लिख देता हूँ, मिर्च, हाँ, खरगोन जिले में। धनिया, धनिया जब गुना जिला पढ़ाए थे तो अच्छे से बताए थे, धनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गुना में, क्योंकि धनिया डालने से खाने की स्वाद क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, गुना, कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए गुना से याद रखना किसको? धनिया को। तो मैं उस पर गुना क्यों लिख रहा हूँ? मेरे को क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? धनिया। धनिया दोस्तों हरी धनिया। ठीक है, अब हरी धनिया है तो उससे धना भी निकलता होगा। ठीक है, धनिया से ही तो धना निकलता है। फिर प्याज, खंडवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 100+ पूछा गया है प्याज के लिए। ठीक है, प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा खंडवा, मिर्च का खरगोन, लहसुन सबसे ज़्यादा रतलाम में, और अंगूर भी रतलाम में। तो यहाँ पर लिख लो इकट्ठा, लहसुन और अंगूर सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? रतलाम में। अदरक, अदरक दोस्तों होता है सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा, अदरक। ठीक है, गन्ना बता चुके, गन्ना का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? नरसिंहपुर में, और यहीं सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है किसका? गन्ने का। ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है इसलिए। दलहन, भोपाल, दालों के लिए कौन फेमस है? भोपाल। और सबसे ज़्यादा चने का प्रोडक्शन अगर पूछा जाए तो विदिशा जिले में होता है। ठीक है, चने का। और दलहन पूछ देंगे तो क्या लगाओगे? भोपाल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दलहन की, दलहन। ठीक है, सभी प्रकार की दालें मिला दोगे तो उसमें भोपाल आगे हो जाएगा, चना में विदिशा आगे हो जाएगा। फिर है संतरा में बैतूल है, आप सभी को पता है, ये तो फैक्ट। बैतूल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? संतरा, यानी कि ऑरेंज। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र, नागपुर आपको पता है संतरे के लिए फेमस है, इसलिए महाराष्ट्र को टच करता है बैतूल, तो यहाँ पर भी होगा। जो भौगोलिक वर्गीकरण होते हैं, जैसे मैंने बोला, अगर अंगूर रतलाम में हो रहे हैं तो क्या मंदसौर में नहीं हो रहे होंगे? आप बोलोगे हो रहे होंगे। अगर मंदसौर में अफीम हो रहा है तो क्या नीमच में नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा। ये जो फिजिकल डिवीज़न होते हैं, जिले तो आपने बनाए हैं ना, मिट्टी तो एक जैसी है, तो वहाँ की जलवायु भी एक जैसी है, तो वहाँ की फसलें भी एक जैसी होंगी, लेकिन मोस्टली यहाँ पर क्या होता है? सबसे अधिक की बात की जा रही है, इसलिए आपको जिले पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अंगूर मैंने आपको क्या बताया? रतलाम बताया, लहसुन भी रतलाम बता दिया। अब आप देख लीजिए किसको? आंवला। तो आंवला आपको सभी को पता है, पन्ना जिले को कौन सा जिला घोषित किया है? आंवला जिला। ठीक है, आंवला जिला घोषित किया, तो आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पन्ना में। दोस्तों आम जिला घोषित किया है जबलपुर को, जबकि आम का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? रीवा में। तो आम जिला किसको घोषित किया है? जबलपुर को। केला, बुरहानपुर फेमस है दोस्तों, ये तो केला और संतरे दोनों नीचे मिलेंगे, बैतूल में संतरा, बुरहानपुर में केला, एक दूसरे का जुगाड़ हो जाता है यहाँ से। ठीक है, शहद, मुरैना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शहद और सरसों, इन दोनों का यूज होता है कहाँ पर? शहद और सरसों, इन दोनों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों मुरैना में। एक बार जल्दी से रिपीट करूँगा मैं, आपको देखते चलना है, स्क्रीनशॉट ले लेना फिर इसका। ठीक है, रतलाम में अंगूर और लहसुन, मिर्च खरगोन, प्याज कहाँ पर? खंडवा में, केला बुरहानपुर, केला बुरहानपुर, संतरा बैतूल में, अदरक छिंदवाड़ा, दलहन कहाँ पर? भोपाल, चना विदिशा, गन्ना नरसिंहपुर, धनिया कहाँ पर? गुना में। तो इतने आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये तो शीर्ष उत्पादक जिले हो गए किसके? मोस्टली फसलों के। अब आप कुछ और बची हैं उनको देख लीजिए, तो इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अगली आपको बता सकूँ। ठीक है, इतना आपने देख लिया, याद भी आई थिंक याद हो गया होगा दोस्तों, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। अब गेहूं की बात आती है। ठीक है, गेहूं तो मैंने आपको बताया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है इसका? होशंगाबाद, पवारखेड़ा में, और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है होशंगाबाद जिले में। चना में विदिशा बता चुके हैं आपको, गन्ना नरसिंहपुर में बता चुका हूँ मैं आपको, अरहर नरसिंहपुर। तो
अरहर का उपयोग उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नरसिंहपुर जिले में। अरहर, अरहर, राहर, वही है। फिर है अरहर के बाद क्या आ गया? चावल। तो चावल आपको बताए थे बालाघाट, अग्रणी जिला बालाघाट है। रिसर्च सेंटर दोस्तों, चावल का रिसर्च सेंटर बड़वानी में है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे ज़्यादा उत्पादन बालाघाट में। अलसी, रीवा, रीवा के लोग अलसी अलसी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए समझ जाना कि रीवा मतलब अलसी, ठीक है, अलसी का तेल। फिर सरसों, मुरैना बता चुके हैं दोस्तों। राई, मुरैना बता चुके हैं। राई और सरसों ज़्यादा अंतर नहीं होता। सोयाबीन, उज्जैन बता चुका हूँ कि नहीं बताया? नहीं बताया। तो उज्जैन में सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन। इसके बाद है दोस्तों मूंगफली, खरगोन। खरगोन में मिर्ची बताया, और क्या बताया? मूंगफली, मिर्ची, ठीक है। मिर्ची और मूंगफली कहाँ पर मिल जाएगी आपको? खरगोन जिले में। अफीम, मंदसौर बता चुके हैं शायद। अफीम कहाँ पर? मंदसौर में। फिर इसके बाद गांजा, गांजा का उत्पादन होता है दोस्तों खंडवा में, तो ये किसी को ना भूलता होगा। गांजा कहाँ पर होता है? खंडवा में। अफीम होती है कहाँ पर? मंदसौर में। इन दोनों को तो अच्छे से याद रखना, कभी भी काम आ सकते हैं, ठीक है। गांजा कहाँ? खंडवा में। अफीम कहाँ पर? मंदसौर में, ठीक है। तो इतना है दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना। कहाँ तक पहुँच गए थे दोस्तों? ये हमने देख लिए थे रबी, या रबी की फसलों में क्या देख लिए थे? गर्मियों में कटाई होती है, अभी मतलब कटाई का सीज़न चल रहा है, ठीक है, फरवरी मार्च में। और गेहूं, सरसों, चना, मटर, अलसी इसमें आती हैं। खरीफ में मैंने आपको बताया सर्दियों में कटाई होती है। और चावल, मक्का, दालें, सोयाबीन, कपास, तिल, मूंगफली, बाजरा ये सब आती हैं। ज्वार की फसल दोनों मौसम में बोई जाती है। ज्वार मतलब कि रबी में भी और खरीफ में भी, ठीक है। रबी और खरीफ के बीच के समय में उगाई जाती है कौन? जायद फसल। और खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, हरी सब्जियां ये सब आती हैं जायद में। मध्य प्रदेश अन्य महत्वपूर्ण है। तंबाकू के लिए रीवा फेमस है। अफीम के लिए नीमच जिला फेमस है। सबसे ज़्यादा उत्पादन मंदसौर में बताया मैंने। और गांजे के लिए खंडवा फेमस है, ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश औषधि फसलें। औषधि उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश। एलोवेरा, अश्वगंधा, शतावरी, नीमच, मंदसौर क्षेत्र में इनकी खेती होती है। और बिंद हर्बल नाम से ब्रांड प्रसिद्ध है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। पशुपालन की बात कर लो दोस्तों, थोड़ी सा इसके बारे में जान लेना कि मध्य प्रदेश में पशुओं में ज़्यादा हिस्सा गोवंश का है। देश की लगभग 10% गाय पाई जाती हैं, ठीक है। और सबसे अधिक पशु कहाँ पर हैं? धार जिले में पाए जाते हैं सबसे अधिक पशु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। प्रसिद्ध दुग्ध उत्पादन क्षेत्र केंद्र सांची। आप सभी ने देखो सांची का जो दूध आता है, इसका प्लांट कहाँ लगा है? तो सांची, रायसेन जिले में लगा है। ये प्रसिद्ध है। सर्वाधिक दूध मुरैना, इंदौर और उज्जैन आदि से प्राप्त किया जाता है। गाय की प्रमुख नस्लें पूछी जाती हैं, तो गाय मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है? गौलाब, सतपुड़ा की रानी, मालवी और निमाड़ी, ठीक है। निमाड़ी है, सॉरी, निमाड़ी, मालवी, सतपुड़ा की रानी, और कौन है? गौलाब। फिर है दोस्तों भैंस की है बंधवारी, ग्वालियर में पाई जाती है, भिंड में पाई जाती है। और एक है मुर्रा। मुर्रा से तो आप सभी जानते होंगे, जिसके सींग थोड़ा सा ऐसे जिग जैग होते हैं। बकरी, जमुना पारी, 1000 टाइम पूछा जा, 1000+ बार पूछा जा चुका है कि जो जमुना पारी है ये किसकी नस्ल है? तो आप बोलोगे सर बकरी की नस्ल है, वो कहाँ पाई जाती है? तो भिंड में, ठीक है, जमुना पारी। और मुर्गा कड़कनाथ झाबुआ का फेमस है दोस्तों, काले कलर का होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको दोहराना है, तो जल्दी से दोहराते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादन उज्जैन जिले में पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में देश का 60% सोयाबीन उत्पादित होता है। 59 लिखा है, आपको 60% ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, 60% से ज़्यादा ही होता है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन सोयाबीन का होता है, ठीक है। मालवा का पठार गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, ये मैं बता चुका हूँ। अब आपको सिर्फ रिवाइज हो रहा है, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा तो। सोयाबीन हो गया, 60% से अधिक मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन होता है। मालवा का पठार गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन खरगोन में होता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा मिर्ची होती है। चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है होशंगाबाद क्षेत्र है, लेकिन जिला पूछे तो विदिशा लगाना। गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो निमाड़ क्षेत्र में होता है, अगर जिला पूछे तो नरसिंहपुर लगाना। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र दोस्तों इंदौर में है, जबकि सोयाबीन का जो प्लांट है वो उज्जैन में है, ठीक है। इंदौर में देश की प्रथम जैविक खाद्य इकाई स्थापित की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है
जैविक खेती यूनिट, ठीक है। जैविक खेती इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये है इंदौर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अवशिष्ट से जैविक खाद्य संयंत्र ग्वालियर में है। और प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध सरसों, अलसी और सोयाबीन के उत्पादन से। पीली क्रांति मतलब तेलों से संबंधित है। देखो सरसों से भी तेल बनता है, अलसी से भी तेल, सोयाबीन के उत्पाद, सोयाबीन से भी तेल। तो पीली क्रांति तेल लगा देना, तेल मतलब लगा देना का मतलब ऐसा है, समझ गए आप लोग। महिला किसानों के प्रशिक्षण की योजना डेनमार्क सरकार की सहायता संचालित है। रवि डेनमार्क सरकार की सहायता से क्या संचालित है दोस्तों, यहाँ की महिलाओं को, मध्य प्रदेश की महिलाओं को एक प्रशिक्षण दिया जाना है, मतलब कि ताकि जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं वो कृषि कार्य को अच्छे से एक क्वालिटी ढंग से कर सकें, अच्छे से कर सकें, और उनको इस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो नई नई तकनीकों का यूज कर सकें, ठीक है। फिर देखो दोस्तों, रबी की फसलों को उनालू कहते हैं। रबी की फसल उनालू हैं और यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बता भी चुका हूँ आपको, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोओगे, मार्च अप्रैल में काट लोगे। फिर है रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, मटर, अलसी, तेवड़ा, सरसों आदि प्रमुख है, ये भी हमने देख लिया। खरीफ फसलों को स्यालू कहते हैं। तो उनालू किसको कहते हैं दोस्तों, रबी की फसल को। स्यालू किसको कहते हैं, खरीफ को, ये याद रखना। जैसे ग्रीष्म ऋतु को क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में, उनाला। शीत ऋतु को सियाला, ठीक है। तो इस वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं, चौमासा। तो इस तरीके से रबी की फसल गर्मी में होती है तो उसको उनाला याद रखना, ठीक है। उनालू, उनाला उनाला बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु को, और जो रबी की फसल है गर्मी में काटी जाती है तो उसको याद रखना उनालू। खरीफ की जो फसल है वो ठंडी में काटी जाती है, तो शीत ऋतु में काटी जाती है, तो शीत को बोलते हैं स्याला। तो स्याला में काटने वाली फसल को क्या बोलेंगे, यानी कि खरीफ को क्या बोलेंगे, स्यालू, याद रखा जाए ना। यह जुलाई अगस्त में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, ये तो याद हो जाएगा। खरीफ फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर, कपास, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार आदि फसलें आती हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर है दोस्तों, रबी व खरीफ के मध्य में उगाई जाने वाली, यानी कि मार्च अप्रैल, अब ये मार्च अप्रैल में कट जाएंगी, कौन सी, अप्रैल तक में कट जाती हैं, कौन सी, जो रबी की फसल होगी मार्च तक में कट जाती हैं। और अप्रैल मार्च अप्रैल में कौन सी बुवाई चालू हो जाएगी, खरीफ की, सॉरी जायद फसलों की। इसमें खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा की फसलें, हरी तरकारी एवं सब्जी प्रमुख जायद फसलें हैं, बन जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार हरदा जिले में है दोस्तों, किस में है, तो ये हरदा जिले में है। 5.6 याद रख लेना, सबसे ज़्यादा है 5.6, कहाँ पर, हरदा जिले में है कृषि जोत का आकार। मध्य प्रदेश में न्यूनतम कृषि जोत का आकार कटनी एवं नीमच जिले में है। कहाँ पर, कटनी एवं नीमच जिले में सबसे न्यूनतम आकार है और सबसे अधिक हरदा, ये पूछा गया फैक्ट है सर्वाधिक वाला। और कटनी नीमच में क्या है, सर्वाधिक कम कृषि जोत वाला आकार है। खंडवा खरगोन को सफ़ेद सोना कपास क्षेत्र कहा जाता है। और राज्य की का सिंचाई की दृष्टि से देश में कौन सा है, तो 13वां स्थान है। राज्य उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से देश में 21वां स्थान रखता है। दोस्तों ध्यान रखना, 13वां स्थान है सिंचाई में, 21वां स्थान है उर्वरकों के उपयोग में। फिर राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सोयाबीन की खेती की जाती है एवं दूसरे स्थान पर गेहूं उगाया जाता है। देख चुके पूरे के पूरे मालवा में फैला था सोयाबीन और गेहूं। तो सबसे नंबर 1 पर सोयाबीन, दूसरे नंबर पर गेहूं। उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसलों का घटता हुआ क्रम क्रमशः गेहूं, सोयाबीन, चना, चावल, कपास, मक्का, कपास एवं ज्वार है। तो उत्पादन की दृष्टि से ये हो गया दोस्तों, गेहूं, सोयाबीन, चना, चावल, मक्का, कपास एवं ज्वार, ठीक है। उत्पादन किस तरीके का उत्पादन है दोस्तों, अगर क्वांटिटी की बात करोगे, देखो अगर फसलों की बात करो तो देश में अगर सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है तो कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, ये सच है। लेकिन क्वांटिटी की बात करो, मतलब कि अगर 100 कुंटल हो रहा है गेहूं तो 90 कुंटल हो रहा है क्या, सोयाबीन। लेकिन देश के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा है, देश के हिसाब से सबसे ज़्यादा है क्या, मध्य प्रदेश में सोयाबीन। लेकिन अगर क्वांटिटी की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा गेहूं होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्वांटिटी वाइज। तीसरे में चना है, चावल, मक्का, कपास एवं ज्वार, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 याद रखना, कृषि योग्य भूमि के 1% भाग पर साग सब्जी पैदा की जाती है। गेहूं का सर्वाधिक उपज दर मुरैना जिले में पाई जाती है। गेहूं की सबसे ज़्यादा उपज दर कहाँ है, मुरैना जिले में है। और क्योंकि वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी। फिर है हमारा, गेहूं का सर्वाधिक उपज दर मुरैना जिले में पाई जाती है।
और प्रथम प्रदेश में चावल का सर्वाधिक उपज दर ग्वालियर में। देखते जाना दोस्तों, गेहूं का मुरैना में, चावल का ग्वालियर में। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1998-99 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना आरंभ की गई थी। याद रखना, दलहन विकास योजना कब की है? राष्ट्रीय दलहन विकास योजना 1998-99 की। राज्य में सोयाबीन की कृषि देवास जिले में प्रारंभ हुई थी और राज्य में उमरिया और कटनी जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सोयाबीन की कृषि की जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर मध्य प्रदेश में 11 शस्य संयोजन प्रदेशों को में विभाजित किया गया। मध्य प्रदेशों को 11 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया जा चुका है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ इसको। फिर है, राज्य में उमरिया और कटनी जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सोयाबीन की कृषि भी कृषि की जाती है। किसमें? उमरिया और कटनी जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सोयाबीन की कृषि की जाती है। ये पढ़ लिए दोस्तों हमने। फिर किस गेहूं चना संयोजन प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शस्य संयोजन प्रदेश है। यह पूर्वी मालवा एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, राज्य में सन 1960 में सर्वप्रथम मंडी अधिनियम पारित किया गया था। तो सर्वप्रथम मंडी अधिनियम कब का है? 1960। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं दोस्तों। टेस्ट है, फटाफट लगाएंगे, आंसर बताते जाना। मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एमपीपीएससी तथा व्यापम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने आपको सबसे पहले अगर कोई फैक्ट बताया तो यही बताया है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है 1980 है और इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मवेशियों के लिए चारा बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों कहाँ पर? धार जिले में। मवेशियों के लिए चारा कहाँ पर? धार में। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई स्थापित की गई है? इंदौर में। इसको पढ़ चुके हो। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1969-70 में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना कब की गई? फरवरी 1958 में की गई। फिर है, कृषि उपज में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश में चलाया जा रहा है तो विपुल उत्पादन कार्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विपुल उत्पादन कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में कृषि उपज में वृद्धि के उद्देश्य से। प्रदेश में लघु कृषक विकास अधिकरण एसएफडीए स्थापना कब की गई? तो 1971 में। फिर है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश में सूरज धारा योजना चलाई जा रही है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो सूरज धारा। फिर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो किसान कल्याण और कृषि विभाग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग रखा गया है, कृषि विभाग का नाम बदलकर। फिर है हमारा, मध्य प्रदेश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो 70%, 70% 2011 के अनुसार। मध्य प्रदेश में लगभग कितने क्षेत्रफल पर कृषि होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 49% पर। फिर है, मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए केंद्र सरकार द्वारा अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो रतलाम जिले में। पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी? सबसे ज्यादा सिंचाई मैंने आपको बताया था, गेहूं 8 बार। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश का पहला सैरल जैविक खाद संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई है भोपाल में। ठीक है, पहला सैरल जैविक खाद संयंत्र है भोपाल में। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इसे कृषि का दर्जा कब प्रदान किया? तो मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा मिला 1997 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16वां है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? तो 2.2 हेक्टेयर है और सबसे ज्यादा कृषि जोतों का आकार है वो हरदा जिले में आता है, 5.6 हेक्टेयर। ठीक है, तो औसत 2.2, सबसे ज्यादा हरदा जिले में 5.6, सबसे कम कटनी और नीमच में। ठीक है, फिर है, देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का 80% से अधिक मध्य प्रदेश में होता है। 80% से अधिक आपने पढ़ा है कितना? 60% से अधिक। जो ज़्यादातर किताबों में मिलेगा 60% से अधिक, तो वो लगाना आप लोग। ठीक है, इसको करेक्शन कर लो। कितना? 60, मोर देन 60%। ठीक है, 60% प्लस। फिर है, खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। खाद्यान्न में चौथा, चना में प्रथम और सबसे ज़्यादा विदिशा जिले में होता है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान। अलसी उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
और दलहन उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है, इसको याद रखना। अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है मंदसौर जिला फेमस है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है दोस्तों। फिर है ज्वार तेल तिलहन बाहर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो प्रथम। ठीक है, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम है। अफीम के उत्पादन में फर्स्ट है। ज्वार तेल तिलहन दूसरा स्थान है, सॉरी, ज्वार तेल तिलहन बाहर के उत्पादन में ज्वार तेल तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान है दूसरा। और फिर है मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का 43% भाग एक फसली तथा 70% भाग दो फसली कृषि भूमि के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये है कि 43% में केवल रबी की फसल होती है, और जो 70% है इसमें रबी और खरीफ दोनों फसलें होती हैं। ठीक है, देश की कुल गेहूं उत्पादन मध्य प्रदेश में कितना है, तो 11% होता है। देश का कुल 11% गेहूं मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार गेहूं भंडार कहा जाता है। ठीक है, प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है, तो मालवा के पठार में, बता चुका हूँ मैं। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलों का प्रतिशत कितना है, 62%, और मध्य प्रदेश में रबी की फसलों का प्रतिशत है 38। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 62% रबी सॉरी खरीफ है 62% और 38 है रबी की फसल। मध्य प्रदेश का कपास उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा है। और गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो चौथा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार हरदा जिले में, आप सभी को पता है, 5.6 हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम कृषि जोत का आकार 1.5 आपको पता है कटनी और नीमच में है, और 2.2 कहाँ पर है, तो औसत कहलाता है, औसत कृषि जोत का आकार। मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादक जिले हैं, मंदसौर में सबसे ज़्यादा, बाजू में नीमच है तो उसमें भी होता है। मध्य प्रदेश में प्रमुख गांजा उत्पादक जिले खंडवा तथा बुरहानपुर है, मोस्टली याद करना है खंडवा को। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो ग्वालियर भिंड मुरैना सबसे ज़्यादा होता है मुरैना में सरसों और शहद। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस जिले में होता है, तो ये होता है खरगोन जिले में। मिर्ची और मूंगफली कहाँ पड़े हैं आपने, खरगोन में। मध्य प्रदेश में चने का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो होशंगाबाद है। चने का उत्पादक क्षेत्र पूछा जा रहा है, जिला पूछे तो विदिशा लगा देना। ठीक है, फिर है फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया, 7 कृषि क्षेत्र थे दोस्तों, पढ़ चुके हैं डिटेल में इसको। ठीक है, फिर है मौसम के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 3, रबी खरीफ और जायद। फिर है मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। मध्य प्रदेश में सोना सफ़ेद सोना का क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो खंडवा खरगोन को, कपास के मोस्ट उत्पादन के लिए। सफ़ेद होता है कपास तो सफ़ेद सोना। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना स्थित है उज्जैन में, और सोयाबीन का रिसर्च सेंटर इंदौर में। सोयाबीन रिसर्च सेंटर इंदौर अगला क्वेश्चन था। 50वां है दोस्तों, धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बड़वानी में। और मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भोपाल में। उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ है, मंदसौर में दोस्तों। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 टाइम पूछा गया है, तो ये बांटा गया 5 क्षेत्रों में। कृषि विभाग ने 5 क्षेत्रों में बांटा है। पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश, इसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, देवास, धार, उज्जैन, इंदौर, खंडवा, खरगोन आदि शामिल होते हैं। तो जो पश्चिमी काली मिट्टी का प्रदेश है उसको आप डाल लेना किसमें, पश्चिम में काली मिट्टी के प्रदेश में। उत्तर में ज्वार का प्रदेश है, और तीसरा कौन सा है, मध्य में गेहूं का मालवा प्रदेश। चावल गेहूं का प्रदेश चौथा है, पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर, इसको देख लेना PDF में। और संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का प्रदेश है। तो इस तरीके से 5 भागों में डिवाइड किया गया है। मौसम के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में, 3 में, रबी खरीफ जायद। उपयोग के आधार पर 2 प्रकार से, व्यापारिक फसलें, खाद्यान्न फसलें। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने कृषि में क्षेत्रों में, तो 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा है कृषि विभाग ने। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में, तो 7 क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों। इस तरीके से हमारे पूरे फैक्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बस एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन सा दोस्तों, एक बताना चाहता हूँ, जो 5 प्रकार हैं उनकी आपको लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम मोबाइल व्यू पे, तो इससे बेस्ट तो ये वाला रहेगा ना, क्योंकि इसके हिसाब से डिवीज़न हुआ है। जो 5 आपको डिवीज़न आपने पढ़े हैं, 5 डिवीज़न पढ़े हैं मध्य प्रदेश के। एक तो आपने मालवा का क्षेत्र पढ़ा, एक मध्य का क्षेत्र पढ़ा गेहूं का, एक पढ़ा कौन सा, ज्वार का ऊपरी वाला, एक पढ़ा चावल का, ये 4 हो गए, 1 2 3 4, और एक आपने पढ़ा कौन सा, ये वाला। तो इस तरीके से जो 5 क्षेत्र थे इनको आपको याद रखना है। ठीक है,
इस लोकेशन को आपको याद रखना है। पांचों क्षेत्र इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। नाम एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, नाम एक बार फिर देख लेते हैं। तो ये हमारा जो फैक्ट था ये कहाँ पर था, ये रहा, ठीक है। 5 कृषि, पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश, पश्चिम में कौन सा, काली मिट्टी का प्रदेश हो गया। उत्तर में ज्वार का प्रदेश हो गया 2। 3 तीसरा कौन है, मध्य में गेहूँ। 3 चावल, ये कहाँ पूर्व में है, और संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल, और चावल गेहूँ का क्षेत्र पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर। तो चावल गेहूँ को याद रखना। तो इस तरीके से अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस पर एक बार और देख लो, ज़्यादा है तो देखो, ये कौन सा है, ज्वार का क्षेत्र है। ये कृषि विभाग ने 5 भागों में डिवाइड किया है। मालवा का जो काली मिट्टी का क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा है किसमें, दूसरे डिवीज़न में। जो एक डिवीज़न कौन सा है कि पूर्वी क्षेत्र चावल के लिए, एक ये है चावल और ज्वार के लिए, चावल कपास ज्वार, चावल ज्वार के लिए, ठीक है, इस तरीके से है। और बीच का है गेहूं के लिए। तो इस तरीके से 5 डिवीज़न, ये चावल ज्वार, ये किसके लिए, ज्वार के लिए, ये किसके लिए, तो काली मिट्टी का क्षेत्र ये वाला गेहूं के लिए, ठीक है, और ये वाला बीच का गेहूं के लिए। इस तरीके से 5 डिवीज़न में बांटा गया है। आप जिले देख लेना, PDF में मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं MP को पूरी तरह से, तो हमारे जो बाकी के वीडियोज़ हैं इनको भी आप एक नज़र ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमने मध्य प्रदेश के संभाग पढ़ाए हुए हैं, साइंस के सभी टॉपिक हैं आपको। मध्य प्रदेश की जलवायु है, मध्य प्रदेश की मिट्टियां हैं, मध्य प्रदेश का सब वन है, ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे। टेस्ट लगा लेंगे, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें दोस्तों, ताकि जो हम ऑनलाइन, हमारा जो उद्देश्य है ऑनलाइन पढ़ाने का मुफ्त में उन बच्चों के लिए जो कि फीस नहीं भर सकते हैं, ठीक है, तो प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, कोई भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड कर सकें, अच्छे से अच्छा आपको समझा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।